आहा आहा आये सुहाना सफर होए, आहा आहा आये सुहाना सफर, रुकती नहीं है नजारों पे नजर, आहा आहा आये सुहाना सफर। नमस्कार दोस्तों, यह है बरुआ का शो मस्ट गो ऑन। आज रंगमंच के सुहाने सफर में हमारे साथ हैं राकेश खन्ना जी। चलिए मिलाते हैं आपको राकेश खन्ना जी। नमस्कार राकेश खन्ना। नमस्कार। आपने कब से रंगमंच का शुरुआत की है, दर्शकों को थोड़ा बताएं। मुझे लगता है कि सन 1982 के आसपास रंगमंच से मैं जुड़ा, और सबसे पहले की शुरुआत में जब बचपन में ही दूसरों को कुछ एक्ट करते हुए, कुछ कलाकारी करते हुए देखता था, तो मुझे लगता था कि मुझे भी कुछ मैं कर सकता हूँ। मुझे दिखाई पड़ता था, तो मैं कुछ एक्टर्स की आवाज़ें निकालना, मिमिक्री करना, इसमें मैं कोशिश करता रहा। तो मुझे लगा कि मुझे लोग पसंद कर रहे हैं, तो इंटरेस्ट मेरा उसमें बढ़ा। तो सर्वप्रथम प्रदीप जैन जी के संपर्क में आया। हमारे मित्र थे संजय वाजपेयी जी, श्याम शुक्ला जी, राजू श्रीवास्तव जी भी उस समय थे कानपुर में। तो संजय वाजपेयी जी और श्याम शुक्ला जी और हम लोग सब लोग प्रदीप जैन जी के संपर्क में आए, और उनके साथ बहुत कुछ सीखने को मिला। शुरुआत में ये मालूम पड़ा कि ये डाउन स्टेज होता है, ये मिडिल स्टेज होता है, जो बड़ा जीवन में। तो आपने किस सन से शुरुआत की थी रंगमंच को? 1984 के आसपास। 84 के आसपास जी। तो पहले आपको किसके साथ, मतलब प्रदीप जैन के साथ आपने? प्रदीप जैन जी के साथ मैंने शुरुआत की, और छोटे छोटे रोल उनके साथ जो भी उनके प्ले होते थे उस समय मैं छोटे छोटे रोल करता था और उनके साथ सीखने का पूरा प्रयास करता था। उसके बाद मेरी मुलाकात ज्ञानेंद्र दुबे जी से हो गई। ज्ञानेंद्र दुबे जी के साथ मैंने बहुत काम किया है। महाभोज किया, दिल्ली ऊंचा सुनती है, और बहुत से प्ले हैं जिनमें छोटे बड़े अलग अलग तरह के रोल किए, और बड़ा खुल के काम करने का अवसर मिला। ज्ञानेंद्र जी के साथ कई कैरेक्टर रोल भी किए, कई उम्दा कैरेक्टर्स थे, उनके साथ काफ़ी सीखने को भी मिला। ज्ञानेंद्र जी के साथ मैंने बहुत काम किया। अच्छा, तो आपके साथ फिर आपने नुक्कड़ भी बहुत नाटक किए हैं, नुक्कड़ स्ट्रीट प्ले आपने की काफी है? जी, नुक्कड़ भी किया। नुक्कड़ में एक स्पेशली एक था गड्ढा नाटक। वो मैं आपके साथ हमारे कंपटीशन हुआ था, उसमें भी किया था। हाँ, गड्ढा में तो आपके कंपटीशन में तो मैंने उतारा था आधुनिक रहनुमा, जब शायद बीएनडी कॉलेज में सांप आप कर रहे थे। तो आधुनिक रहनुमा आपके कंपटीशन में क्या, आपके कंपटीशन में तो जाना और कहना उचित बात नहीं होगी, लेकिन यह है कि स्वस्थ प्रतिस्पर्धा थी, वहां पर कंपटीशन ही हो रहा था प्लेस का। अच्छा। तो उस समय आधुनिक रहनुमा लेकर के हम वहां पर आए थे, और चांस की बात एक अच्छा प्राइज, विनिंग प्राइज रहा। तो आप स्ट्रीट प्ले करते हुए, रंगमंच वाला नाटक करते हुए कहीं बाहर भी गए? कानपुर से बाहर भी किया आपने? हाँ, रामनगर में सुना था कि वहाँ पर कंपटीशन होता है प्लेस का। तो रामनगर में एक बार जब मुझे मालूम पड़ा कि कंपटीशन है, तो मेरी एक सोसाइटी थी, तृष्णा आर्ट सोसाइटी। अच्छा। तृष्णा आर्ट सोसाइटी में उस समय यंग लड़के लड़कियाँ सब लोग ट्रेनिंग के रूप में काम कर रहे थे, सीखते थे। तो जब रामनगर मुझे मालूम पड़ा कि वहाँ प्ले का कॉम्पिटिशन होता है, हर साल होता है, और कानपुर पूरे इंडिया से टीम आती है, तो मुझे लगा मेरी दिलचस्पी। उस समय शायद बकरी करके आप लोग भी शायद लेके गए थे, उसी साल की बात है। तो मैं गड्ढा लेकर ही रामनगर गया, और चांस की बात यह है कि जो हमारे यंगस्टर्स थे, जो हमारे टीम के लोग थे, किसी के पास पैसे वैसे नहीं थे। उस समय तो हाँ, वो जुगाड़ पानी आपस में एक व्यवस्था करके, और रेलवे से पता किया तो पता चला कि ग्रुप बुकिंग में आधे पैसे लगते हैं। तो आधे पैसे लगा कर किसी तरह ग्रुप को लेके हम लोग रामनगर गए, और रामनगर में वो गड्ढा का शो किया। ऑल इंडिया लेवल पर शो करना एक बड़ी बात थी, जहाँ एक से एक दिग्गज निदेशक, दिग्गज लोक कलाकार वहां पर आए थे। तो रामनगर में वो शो किया, और दूसरे दिन एक आपको मजेदार बात बताऊं, बहुत बढ़िया किस्सा है वो, कि वहां पर रामनगर में दूसरे दिन झांकी निकलती है, आपको पता होगा, रंग यात्रा जिसे रंग यात्रा। तो झांकी में क्या होता था कि झांकी के भी अवार्ड होते थे, कि अगर आपकी झांकी बढ़िया है, पसंद की जा रही, तो उस पर भी एक अवार्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड प्राइज, और सम अमाउंट भी होता था। तो क्या है कि हम लोग यहाँ से गए, तो हमारी कोई ऐसी तैयारी नहीं थी, हमारे लोगों के पास समय फंड नहीं था टीम के पास,
कि उसको डेकोरेट करें, झांकी बनाएं या कोई ड्रेस सेटअप करें, उस समय कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात में हम लोग टीम में चर्चा कर रहे थे कि सब टीमें झांकी निकालेंगी तो हम लोग क्या निकालेंगे, क्या करेंगे। तो करने का आदेश भी था, निर्देश भी था, कुछ करना चाहिए। तो ये हुआ कि ऑल गेटअप्स ऑफ बेगर्स, भिखारियों का एक दल पैदा किया गया, जिसमें कुछ मेकअप होना नहीं है, जिसमें कोई ड्रेस चाहिए नहीं। तो वो भिखारियों का एक दल हम लोगों ने बनाया और उसको लेकर के झांकी के पीछे वाला हिस्सा हम लोगों को मिला था लास्ट। समझ गए। तो जब झांकी जा रही थी, रामनगर शहर में घूम रही थी, तो हमारी संस्था के जो लड़के उस समय थे वो गेटअप में थे भिखारियों के, और वो दल के पीछे पीछे अपना चले जा रहे थे। तो चांस क्या हुआ, बहुत से दुकानदारों ने, लोगों ने समझा कि ये ओरिजिनल है, तो उन्होंने काफी पैसे आर्टिस्टों को बांट दिए। तो वो कलेक्शन यूं कहिए कि वापसी का किराया हो गया। बहुत दर्शक देखता है ना, सोचता जुड़ जाता है कि जी। तो इसके बाद आपने रंगमंच को के साथ साथ आप नौकरी भी करते हैं। नौकरी किस सन में किया आपने? 1995 में, 1995 में मैं गोल्डी मसाले ग्रुप से जुड़ा। उसके बाद फिर करने का मौका मिलता रहा आपको नाटक? जब कभी मौका मिला तो किया। अभी मैं लास्ट ईयर भी एक किया था, आदमी बनना है तो आ जाओ। अच्छा। ज्ञानेंद्र जी के साथ जब समय मिलता है तो ज्ञानेंद्र जी या आप लोगों के संपर्क में कोई अच्छा काम हो रहा होता है, तो अगर वो समय एडजस्टमेंट हो जाता है तो थोड़ा बहुत मैं कर लेता हूँ, अभी भी करता हूँ। तो पहले का रंगमंच पहले बहुत होते थे कानपुर में, अब कम होगा, इसका कुछ कारण बताएंगे? मुझे लगता है कि जो आपका, पहले तो मैं आपको बधाई दे दूं कि शो मस्ट गो ऑन जो आपने शुरू किया है और वरिष्ठ रंगकर्मियों के साथ में आप लेके चल रहे हैं, ये एक बड़ी बात है कि आप ऐसा सोचते हैं, आप हमेशा अग्रेसिव सोचते हैं और इतने सारे लोगों को आप इकट्ठा कर रहे हैं, अपना समय देते हैं। तो ये विधा जो आप लेके चल रहे हैं कि पुराने रंगकर्मियों का सम्मान और उनका इंटरव्यू साक्षात्कार करा रहे हैं, तो ये बात सही है कि फर्क यही है कि अगर आप गिनती काउंट करेंगे तो पिछले समय में वरिष्ठ रंगकर्मियों की संख्या आपको तादाद ज्यादा मिलेगी। अगर अभी आप नजर डालेंगे तो युवा डायरेक्टर्स आपको उस लेवल पे कम मिलेंगे। तो ये बात सही है कि अभी नई पौध युवा निदेशकों की कम है। तो मुझे ये भी चिंता भी है इस बात की रंगमंच को लेकर के कि आगे आने वाले समय में जो समर्पित निर्देशक थे, बहुत अच्छे अच्छे नाम है कानपुर के वरिष्ठ रंगकर्मी है, जैसे हम लोगों ने सीखा भी है। तो आगे आने वाले ज्ञानेंद्र जी है, राधेश्याम जी हैं, प्रदीप जैन जी हैं, और भी बहुत से, सक्सेना साहब है, ऐसे बहुत से लोग हैं। तो वो लोग तो एक समय के हिसाब से काफी हद तक काम कर भी चुके हैं और कर भी रहे हैं, लेकिन आने वाले 10, 15, 20 साल बाद मुझे लगता है ये थोड़ा टोटा होगा, गुंजाइश होगी कि युवा निदेशक और युवा रंगमंच हमें देखने को कम मिले। तो हम एक चीज ये जानना चाहते हैं, आपसे कहना भी चाहते हैं कि हमारे कानपुर बहुत संस्थाएं हैं जो बरसों से एक जगह निर्देशन करते, जो जिसकी संस्था वही डायरेक्शन दे रहा है। क्या उन लोगों ने इतने कलाकार बनाए, तो क्या एक निर्देशन हर संस्था है कि निर्देशक को नहीं बना सकती कि एक निर्देशक हमारे ग्रुप में बने ताकि हमारे रहने के बाद ये इस्टेब्लिश करेगा, संस्था को चलाएगा? ऐसा क्यों नहीं होता? बहुत अच्छा सवाल है। मुझे लगता है कि ज्यादातर निर्देशकों ने अपनी संस्था डाली है। पहले वो निर्देशक हुए, एक्टर हुए, फिर डायरेक्टर हुए, फिर उन्होंने अपने डायरेक्शन में काम करने के लिए एक बिल्डिंग तैयार की जिसको संस्था का नाम दे दिया। तो अगर वो संस्था लेकर के कोई चलता है तो वो दूसरे डायरेक्टर को मौका दे तो नए डायरेक्टर नहीं। आप जब एक्टर थे, आपके साथ एक्टिंग कर रहे हैं, तो उसमें से कुछ एक ऐसा लड़का हो या उसको बनाए ताकि आप न रहने पे वो आपका संस्था का कार्य सुचारू रूप से चलता रहे। करना चाहिए। अभी कुछ लोग जूनियर डायरेक्टर को सहयोग लेकर के काम करते हैं, प्ले करते हैं, सपोर्ट लेते हैं, लेकिन मुझे लगता है इस विधि को बढ़ाना चाहिए और एक कोचिंग क्लासेस के तरीके से हमारे जो पुराने रंगकर्मी हैं, वरिष्ठ रंगकर्मी हैं, जिन्होंने एक एज दी, एक समय दिया, एक अनुभव लिया है, उनको लेकर के हमें टीचिंग क्लासेस करनी चाहिए जाकि जो कि युवा निदेशकों को तैयार करे और नए प्ले हो उनके गाइडेंस में, उनके संरक्षण में, और वो उनकी कमियों को बताएं, सिखाएं, तब एक नई फौज तैयार होगी। जरूरी है। आपकी बात सही है, मगर देखा कि यहाँ पे संस्थाएं बहुत थी पहले भी रंगमंच, अब थोड़ा सा मेरे ख्याल से हॉल महंगे हो गए या हमारे कलाकार नहीं मिलते, इसलिए नाटक का मंचन हमारे कानपुर में कम हो गया। ये दुविधा का विषय है कि हाल भी महंगे हुए और चांस की बात यह है कि इसमें बहुत बड़े घर के लोग बहुत कम जुड़े शुरू से। मीडियम क्लास फैमिली के लोग ही ज्यादा जुड़ पाए, और मीडियम क्लास फैमिली के जुड़ने की वजह से उनके अंदर शौक तो था, लेकिन फाइनेंशियली वो लोग इतने स्ट्रांग नहीं थे कि अपने बल पे वो फाइनेंस कर पाए, हॉल बुक करा पाए या कुछ कर पाए। ऐसे बहुत कम लोग थे। जो दिक्कतें उस समय थी आज भी वही है।
आज हाल की रेंट और महंगा हो गया और वो उसको मैनेज करना, उसको करना एक संस्था के बस की बात आसानी से नहीं है। उसके लिए निश्चित रूप से आप जैसे लोग जो ये इस तरह का काम कर रहे हैं, हमें कानपुर में एक यूनिटी बनानी पड़ेगी, एक मजबूत व्यवस्था बनानी पड़ेगी और हम इस सोच में अपने को भी रखते हैं कि हमारा भी उसमें योगदान हो और एक टीम तैयार हो जो एक फंड तैयार करे और समय समय पर हम नाटक को हर महीने एक नाटक को प्ले को तैयार कराएं उस फंड के माध्यम से, और साल में एक बार कानपुर में ही नाटक का कंपटीशन भी हो उन्हीं नाटकों के मध्य में, और एज वेल एज इंडिविजुअल कलाकार का कंपटीशन भी होना चाहिए। बिल्कुल। जो मुझे लगता है होता है लेकिन बहुत अच्छे लेवल पर नहीं है। अच्छे लेवल, कलाकार लेवल पर कंपटीशन होना चाहिए, उन्हें एक मंच देना चाहिए, उनका जजमेंट अच्छे लोग जो वरिष्ठ रंगकर्मी है वो या बाहर के और भी लोग आकर के उसको चूज करें और अच्छे अच्छे प्ले हो। एक संस्था बननी चाहिए। अच्छा, आपने अभिनय ज्यादा किया कि निर्देशक ज्यादा किए, निर्देशन किए नाटकों के ज्यादा? नहीं, एक्चुअली अभिनय ही किया मैंने, निर्देशन भी किया है। मुझे थोड़ा सा शौक आया जब मैंने वही जो मैंने अभी पहले बताया कि एक्टिंग करते करते जब निर्देशन का शौक आया तो मैंने तृष्णा आर्ट सोसाइटी डेवलप कर ली, उसमें कई छोटे मोटे काम किए। कब डेवलप की, किस सन में? 1988 के आसपास की थी। अच्छा, और में कौन कौन कलाकार? मुकेश्वर जी थे, संपत जी थे, राजेश शर्मा जी थे, राजू निगम जी भी हमारी संस्था में एज ए मेंबर नहीं थे लेकिन बहुत आना जाना उनकी मित्रता थी, और भी बहुत सीनियर लोग थे उनके साथ। उसमें गड्ढा नाटक के मैंने कम से कम लगभग 12 से 15 प्ले किए। उसमें मेन रोल आप ही करते थे, जो गड्ढे पे गिरते थे वो व्यक्ति मैंने देखा है आपका। हाँ, वो हाथ कटा रहता है वो आपको एक स्मृति बताना चाहूंगा। लाजपत भवन में गड्ढा प्ले हो रहा था और गड्ढा नाटक का आखिरी दृश्य होता है कि जिसमें लास्ट वो जो कैरेक्टर है अपाहिज, उसके हाथ ऐसे बंधे होते हैं और वो अंगोछे से एक पात्र को खींचता है जो गड्ढे में गिरा है, जो गिरा है। तो उस पात्र को खींचने में क्या होता है, वो टेबल हम लोगों ने यूज की थी स्टेज के ऊपर, तो टेबल गड्ढानुमा दिखे। तो जब टेबल को के ऊपर मैं खड़ा था तो जब मैं उसको खींच रहा था और एक्चुअल लगे इसलिए मैं पूरी कोशिश भी कर रहा था और वो भी नीचे से पकड़ के ऊपर आने की गड्ढे से कोशिश कर रहा था। इस बीच में पता नहीं क्या हुआ कि उसके हाथ से वो गमछा, वो कपड़ा छूट गया। तो मैं जो खींच रहा था अपने दांतों से, अपने मुंह से गमछे को, मैं पूरी फोर्स से खींच रहा था और उसने छोड़ दिया। तो मैं क्या है कि उस टेबल नुमा मंच से बने हुए पत्थर नुमा लाजपत भवन के स्टेज पर आके गिरा और मेरा सर जमीन पर बड़ी जोर से टकराया। लेकिन लोगों ने क्या समझा कि ये नाटक का हिस्सा है और ताली बजाने लगे। तो वो नाटक खत्म होने के बाद मुझे मालूम पड़ा कि बहुत सा पेन मैंने झेला। दैट वाज ओरिजिनल, बहुत। हम चाहते हैं कुछ 2-4 एक्टिंग के कुछ संवाद आपको याद हो उसका टाइम के, थोड़ा सा दर्शकों को दिखाए अपनी एक्टिंग के बारे में। हाँ जरूर। उससे पहले मैं 1-2 चीजें और बताना चाहूँगा कि मैंने के गर्ल्स कॉलेज में लड़कियों के विद्यालय में भी कुछ दिन उनको प्ले सिखाया है, जिसमें लड़कियों को लड़का बनाना, उनके एक नाटक लिखना, फिर उनको कराना और उनका मेकअप करना एक भारी काम था। लेकिन उस समय की प्रधानाचार्य थी माधवीलता शुक्ला जी, जिनके सहयोग से और जिनकी चाहत थी कि मैं बच्चों को तैयार करूं, तो मैंने लड़कियों को काफ़ी वहाँ पर ट्रेंड किया और उस समय में कई प्लेस कराए, कई नाटक कराए। इसके अलावा एक छोटी सी फिल्म थी जैनियों के ऊपर, जैन जो समुदाय के लोग हैं, उसके ऊपर एक फिल्म बनी थी कि आप कुछ भी कहो। उसमें प्रदीप जैन साहब ने मुझे एक छोटा सा रोल दिया था, जो जैन मंदिर में इंडिया लेवल पर जैन मंदिर में लगातार दिखाई गई। उस समय में अशोक बजाज जी भी उसमें हमारे साथ सीनियर रूप में काम कर रहे थे। जो आप कह रहे हैं कि वो कोई ऐसा सीन या कोई ऐसी बात याद आ जाए, तो मुझे अभी अचानक एकदम से तो नहीं, लेकिन हाँ ये है कि गड्ढा का मैं बता देता हूँ। मैं उसको जब खींच रहा था तो डर लग था कि वो तुझे ये मतलब ये मैं गमछा अपने मुंह से खींच रहा हूँ, मेरे हाथ लिटरली बंधे हुए थे और वो नीचे गड्ढे में पड़ा है और वो गमछा पकड़े हुए हैं। तो वो कोशिश कर रहा है ऊपर आने की, तो मैं उसको कह रहा हूँ कि खींच बेटा खींच, हिम्मत ना आना, खींच, ऊपर आजा आजा आजा। ऐसे करते करते मैं जब करता हूँ तो बड़ा तो कुछ उस समय के जो आप करते थे, उस समय आपके साथ काफी मुक्तेश्वर भी थे, लोग थे जी। उसके बाद फिर आपने किस सन में छोड़ दिया, थोड़ा सा कम हो गया? छोड़ा नहीं, छोड़ा तो नहीं है, शौक तो बरकरार है, शौक बरकरार है और ये चीजें कभी छूटती भी नहीं है। ये बाय बर्थ होती हैं, अपने ब्लड में होती हैं
और छूटती नहीं है, समय का अभाव होता है। आज हमारी जो जिस कंपनी में मैं हूँ, मल्टीनेशनल कंपनी ऑल इंडिया लेवल पे है, गोल्डी मसाले, जिसके निदेशक मिस्टर सोम गोयनका जी हैं, बड़े भैया हमारे पिता समान है। उनके साथ जब मैंने काम शुरू किया इस कंपनी में तो लगातार 25 वर्ष हो गए। तो वहाँ पर भी मैंने मंच का यूज किया। गोल्डी मसाले के जितने भी कार्यक्रम होते हैं उसमें संचालन ज्यादातर उसको होस्ट करना रहता है, सेवा रहती है, मैं करता भी हूँ उसको अच्छे से। तो इस तरह से जब भी समय मिलता है तो बाहर प्ले वगैरह कर लेता हूँ। आप लोग किसी कार्यक्रम में बुला लेते हो तो पहुँच जाता हूँ। आप भी जी, आपने एक स्पॉन्सर करा था हमारे जब राजीव निगम जी का सम्मान था, उसमें हम लोग मिले भी थे। हाँ जी, ध्यान है हमें। और हम चाहते हैं कि आप इसके साथ लगे हुए हैं और रंगमंच भी, तो आपने कभी फिल्मों में ट्राई नहीं किया या फिल्में भी किया है क्या, कोई सीरियल या कोई? नहीं, मैंने फिल्मों में ट्राई का तो ऐसा है कि मुझे जब मैं जॉब में आ गया 1995 से, उसके बाद से लगातार कानपुर में स्कोप उस समय उतना था नहीं फिल्मों का, बॉम्बे और वगैरह में ज़्यादा था। अभी इधर लगातार कई वर्षों से कानपुर में भी स्कोप आया है, लोग आते हैं, स्क्रीन्स करते हैं, टेस्ट करते हैं, ये करते हैं, लेकिन उसका इतना समय लगता है उसमें, और मुझे लगता नहीं कि मैं उसमें समय उतना दे पाऊंगा। कुछ शेड्यूल आए थे बीच में, कुछ लोगों ने मुझको कॉल किया था जिसमें उन्होंने बताया कि बनारस में 10 दिन का शूट है, ऐसा है, तो वो टाइम नहीं शूट हो पाया कि मैं 10 दिन बनारस में दे पाऊँ, तो मैंने वो फिल्म छोड़ दी। मगर मौका मिलता तो अच्छी कोई भी चीज़, अच्छा मंच हो, अच्छा फिल्म हो, अच्छा रोल होगा, हमको लगता है कि मैं उस कैरेक्टर के साथ न्याय कर पाऊंगा तो मैं ज़रूर करूंगा। अच्छा, ये एक चीज़ आपसे पूछना चाहते हैं, हम सरकार से भी अपील करना चाहते हैं कि जो हमारे कलाकार हैं उनको कुछ पारितोषिक मिले, कुछ उनके लिए भी कुछ पेंशन योजना हो जो बुजुर्ग कलाकार। मुझे मैं बिल्कुल ज़रूर ये चाहूँगा। और मंच भी कई सरकार हमें, कानपुर में तो ऐसे हॉल है ही नहीं जो इससे मिले। बिल्कुल, मैं इस बात से सहमत भी हूँ। हमारे यहाँ कैलाश वाजपेयी जी, मुक्तेश्वर जी, ऐसे बहुत से वरिष्ठ कलाकार हैं जिनको सच बात यह है कि रंगमंच से वो जुड़े उन्होंने पूरा जीवन दिया, और भी बहुत से लोग हैं, बहुत से नाम हैं, आप सबसे वाकिफ हैं। तो उनको सच बात यह है कि आज फाइनेंशियली उनको कला के माध्यम से कोई सपोर्ट नहीं है, गवर्नमेंट के माध्यम से उनका भी कोई भरण पोषण का या कोई उनको बढ़ाने का, परिवार को पोषण नहीं हो पाता है। जबकि कुछ लोग कानपुर से भी अच्छे ओहदे पे पहुंचे हैं उत्तर प्रदेश सरकार में। तो मैं ये सरकार से भी अपील करूंगा और यहाँ के रंगकर्मियों से भी कि सरकार की जो योजनाएं हों उसमें वरिष्ठ रंगकर्मियों को कहीं ना कहीं से उसको जोड़ें, उनकी मदद हो सके और उनका एक सम्मान बन सके, आगे वो आजीविका उपार्जन के साथ इसी कार्य में, बल्कि उनको टीचर के रूप में अपॉइंट किया जाए कि कानपुर में वो नए लोगों को सिखाएं, उसके एवज में उन्हें वेतन के रूप में, ताकि उन्हें ये भी नहीं लगे कि मुझे पैसा खाली दिया जा रहा है, ये लगे कि काम करा करके और सही उनका योगदान करके उनसे टीचिंग लेकर के और फिर उन्हें सैलरी के रूप में, वेतन के रूप में सहयोग करना चाहिए। गवर्नमेंट को भी करना चाहिए और जो अच्छी वरिष्ठ संस्थाएं हैं, जो हम लोग हैं, सब लोग मिल करके एक प्रयास करना चाहिए जिसमें कुछ बन पाए, कुछ नया बने, कुछ अच्छा हो। हम चाहते हैं कि जो रंगमंच पे आज के जो नए कलाकार हैं, 2 नाटक करने के बाद वो बॉम्बे चले जाते हैं या डायरेक्टर बन जाते हैं, तो उसके बारे में कुछ नए कलाकारों को संदेश देंगे? नए कलाकारों में मैं बताता हूँ, मैं अभी एक शो कर रहा था कि आदमी बनना है तो आ जाऊँ, उसमें मैं एक मामा का कैरेक्टर कर रहा था। तो एक नया लड़का ने डेब्यू किया था उस नाटक से, उसका छोटा सा रोल था कि मेरे सामने आकर के उसको मुझे कहना था कि वो लड़की को, मेरी भांजी को छेड़ता है, ऐसे कुछ करता है, तो मैं रोकता हूँ। अच्छा। तो उसको मुझको कहना था कि हट जा बुड्ढे, तू चुप रह बुड्ढे, ऐसे 1-2 डायलॉग थे उसके। डेब्यू कर रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों उसको किसने क्या सिखाया कि वो रिहर्सल में तो सामान्य गति से चलता रहा। जब वो प्ले पे स्टेज पर मंचन में मेरे सामने आया तो वो उसने अपनी तरफ से बहुत सी चीजों को जोड़ दिया। अब वो बुड्ढे के साथ में और भी अनाप शनाप शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मेरे ऊपर हावी होने की कोशिश कर रहा था। तो मुझे लगा ये गलत चीज है, बिल्कुल गलत। कैरेक्टर से बाहर निकल जाना, ओवर एक्ट करना और कैरेक्टर से बाहर हो जाना, ये अगर डेब्यू कर रहे हैं, अगर नया उसमें सीख रहे हैं तो ये आगे चल के तो किसी की कुछ सुनेंगे ही नहीं, किसी डायरेक्टर को मानेंगे। अच्छा, मंच नाटक खत्म होने के बाद आपने उनसे कुछ कहा? मैंने उतना ओवर एक्ट नहीं किया, मुझे लगा ये बच्चे हैं और ये बात सही है कि जो आजकल का युवा है
वो थोड़े से नाटक कर लेता है, या एक दो फिल्मों, मैंने देखा कि नाटक से पहले उन्हें फिल्में मिल जा रही है। कहीं स्क्रीन टेस्ट दे देते हैं, थोड़ी पर्सनालिटी अच्छी है, थोड़ा बाल बड़े हैं तो थोड़ा इधर रोल मिल गया। ये अच्छी बात है, फिल्मों में काम करना और अपने आप को लाइमलाइट में लाना खुशी होती है। लेकिन सच बात यह है कि रंगमंच बिना किए, बिना थिएटर की, बिना आप लोगों से सीखे, बिना वरिष्ठ लोगों से सीखे, जानकारी के बगैर मुझे लगता है वो पक्की रास्ता नहीं है, बुनियाद नहीं है। पक्की बुनियाद होकर ही चलना चाहिए। और नाटक में तो इंसान को संजीदा होना चाहिए। नाटक तो एक इमोशनल कैरेक्टर आदमी को जीवन में इमोशनल बनाता है, तो मुझे लगता है संजीदा इंसान को संजीदगी तरीके से चलना चाहिए। और जब आप एक कैरेक्टर कर रहे हैं तो आपका जितना एक लिमिट में डायरेक्शन दिया गया है, डायरेक्टर ने आपको रोल दिया, आपको पार्ट दिया, आपको डायलॉग दिए, तो मुझे लगता है कि आप सपोर्टिंग कैरेक्टर को ध्यान में रखते हुए बैलेंस आप अपना उतना रखें, उससे ओवर या अंडर मत करें, क्योंकि वो पूरा थीम डिस्टर्ब होता है, ऐसा लगता है। तो अब कुछ हम चाहते हैं कुछ आप अपने कुछ अनुभव अगर आप दर्शकों को कहना चाहते हैं, कुछ आपकी मन की बात हो। एक बार यम की मैं जितेंद्र अवस्थी जी थे हमारे मित्र, हैं भी अभी वो, जानते हैं जितेंद्र जी हैं। तो यम की अदालत प्ले मर्चेंट चैम्बर हॉल में शुरू होने वाला था, और चांस की बात वो यम की अदालत के लिए मैं देखने गया था मर्चेंट चैम्बर हॉल में। यम की अदालत, तो मैं मर्चेंट चैम्बर हॉल जब देखने गया तो पता चला वो नाटक शुरू होने वाला है, 20-25 मिनट रह गए। तो ज्यादातर हम लोगों की आदत है, हमारी आपकी सब काफी लोगों की, हम लोग ग्रीन रूम में पहले घुसते हैं और आसपास मिलने की कोशिश करते। तो जब यम की अदालत में जितेंद्र जी से मैं मिला, आलोक जी और सब लोग, हम लोग साथ में थे, तो पता चला उसमें एक रोल था, एक कैरेक्टर था कि जो डेड बॉडी है वो पहले मंच पर आती है और उसके बाद उसकी जो वाइफ है वो वहां पर आकर के क्राउड करती है, क्रंदन करती है। तो उसके साथ एक बच्चे को भी आना था, छोटे से बाल कलाकार को। वो मालूम पड़ा, चर्चा हो रही थी कि वो बाल कलाकार आए नहीं, और 3 बजे का शो है और 2:30 बज रहा है और बाल कलाकार नहीं आया। तो मैं खड़ा हुआ था, ऐसे ही बातचीत चल रही थी, बातचीत चलने के बीच में ही हुआ शो शुरू होना है, शो शुरू होना है, कैसे करें। तो किसी ने कह दिया वो राकेश खन्ना खड़े, अरे इनको बाल कलाकार बना दो ना, डायलॉग कुछ है नहीं, तो अभी करा दो उनको। तो मुझको वो नेकर पहना दी गई, वो बच्चे वाली जो ड्रेस आई थी, हाफ शर्ट वो टाइट वाइट होकर के मुझे पहना दी गई, टाई वाई पहना करके। अब मेरे सामने समस्या ये कि जो मेरी माँ बनी थी वो मेरे बराबर उम्र की, तो बच्चा तो छोटा था जो ओरिजिनल एक्ट कर रहा था, तो वो तो आया नहीं। तो मुझे वो दे दिया गया, तो मैं बच्चे के रूप में माँ के साथ साथ चल पड़ा। और वहां जब मंच पे पहुंचा तो क्रंदन करने लगी माँ, मिट्टी उसकी जो हस्बैंड की पड़ी थी उसको पीटने लगी। उसके बाद उसका सीन था कि वो बच्चे को पुचकारती है, चुप कराती है। तो वो जब पीटने लगी तो मुझको चुप कराने लगी, तो उसको हंसी आ गई एक बार कि मेरा बेटा इतना बड़ा मेरे बगल में बैठा है, तो वो बाद में कि बच्चा बदल जाएगा। जी जी। तो ये इस तरह से कभी कभी कहीं कहीं पे छोटी छोटी चीजें बड़ी यादगार बन जाती हैं। चलिए, आप हमारे शो में आए, बहुत बड़ी बात है, और आपको एक छोटी सी भेंट है जो मैं देना चाहता हूँ। मैं मोहित जी सबसे पहले आपको बधाई देना चाहता हूँ कि आज जन्माष्टमी का दिन है, और जन्माष्टमी के दिन मैं सभी को शुभकामनाएं भी दूंगा आज के धर्म पर्व की, और आपको विशेष रूप से धन्यवाद दूंगा कि आप इतने पूरे जीवन आपने रंगमंच को दिया, और रिटायर होने के बाद भी जॉब से के बाद आप लगातार रंगमंच की सेवा में लगे हैं, सब लोगों को सम्मान देते हैं, किसी न किसी माध्यम ढूंढ लेते हैं सबके मिलने का। मैं आपका ही बहुत बहुत आभारी हूँ। और ये बात मोहित बरुआ जी, मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने कानपुर के वरिष्ठ रंगकर्मियों का इंटरव्यू, सम्मान और साक्षात्कार के रूप में इतना समय निकालकर आप सब लोगों को एकत्र कर रहे हैं, एक एल्बम बना रहे हैं, एक व्यवस्था बना रहे हैं। निश्चित रूप से आप बधाई के पात्र हैं। और गोल्डी मसाले की तरफ से मैं आपके लिए एक छोटी सी भेंट लाया हूँ, जो कि एक इसमें गोल्डी के प्रोडक्ट हैं। अच्छा, जो ऑल इंडिया लोग पसंद करते हैं। हमारी संस्था आपको धन्यवाद करती है कि आपने हम लोग में आपको सम्मान किया। बहुत जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे। जाने कहाँ गए वो दिन, कहते थे तेरी राह में नजरों को हम बिछाएंगे।